हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभियों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हमारा 11th क्लास की हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा 3 वर्ग चैप्टर 6 चल रहा था, जिसमें हमने पिछली वीडियो में दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग, मैनर की जागीर आदि हमने पढ़ा था। और प्रथम वर्ग पादरी वर्ग, भिक्षु आदि, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछली वीडियो में ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे चर्च और समाज। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चर्च और समाज देखिए, 3 वर्ग चैप्टर 6 हमारा चल रहा है। यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, हमने ये शुरुआत से ही पढ़ा है, और छठा चैप्टर है ये। पहले की अगर आपने नहीं देखी जरूर प्ले लिस्ट में जाके पहले की देखी, जिससे समझ में आए सारी चीजें। तो यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े जो अपने उनके पुराने विश्वास थे उसे उन्होंने नहीं छोड़ा था। ठीक है। चौथी सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गए थे। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने रोमन त्योहार का स्थान ले लिया। 25 दिसंबर को जैसे क्रिसमस मनाया जाता है, और इस तिथि की गणना सौर पंचांग, ठीक है, सोलर कैलेंडर के आधार पर की गई थी। ईस्टर ईसा के सूलारोपण और उनकी पुनर्जीवित होने का प्रतीक था। जो ईस्टर था, उनके पुनर्जीवन दोबारा से जो मिलता है उसका वो प्रतीक था। उनकी कोई निश्चित तिथि नहीं थी, क्योंकि इसने चंद्र प्रचांग, ठीक है, पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान लिया था। लंबी सर्दी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए जो मनाया जाता था। ठीक है। परंपरागत रूप से उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। क्या करते थे? दौरा करते थे। ईसाई धर्म के आने पर उन्होंने इसे जारी रखा। अब वे उसे ग्राम के स्थान पर पेरिस, एक पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र कहने लगे। ठीक है, किसके? पेरिस कहा जाता था उसे, यानी पादरी, एक पादरी की देखरेख में आने वाला उसे क्षेत्र कहने लगे। और काम से जो दबे कृषक थे, जिन पर अधिक दबाव था काम का, वो इन पवित्र दिनों में छुट्टियां यानी हॉलीडेज का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों ने कोई काम नहीं करना पड़ता था, तो उन्हें इसलिए अच्छा लगता था कि आज हमें कम से कम इसी बहाने, त्योहार के बहाने हमें छुट्टी मिलेगी। वैसे तो यह दिन प्रार्थना के लिए था, परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकार मौज मस्ती करने और दावतों में भी बिताते थे। वैसे सामान्यतः यह दिन जो था वो उसके लिए था, प्रार्थना करने के लिए, लेकिन उसी बहाने लोग अपना मौज मस्ती भी करते थे, घूमते थे, टहलते थे और दावत आदि भी करते थे। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर भी जाते थे। अप्रैल के महीने में जब मधु वृष्टि होती है और मार्च की शुष्का को जड़ से भेद देती है, और जब नन्ही चिड़ियां संगीत सुनाती हैं जो कि उनिंद्र चक्षु में रात बिता देती हैं, इस तरह प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है और उन्हें हृदय को क्या करती है? आकर्षित करती है। जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की आकांक्षा या इच्छा रखते हैं, और घुमक्कड़ भिक्षु दूरस्थ उपासना स्थल जो होते हैं, पूजा स्थल होते हैं, वहां सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा करते हैं, यानी जाते हैं और दर्शन, जो संत हैं उनके दर्शन की अभिलाषा या इच्छा रखते हैं। और विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रत्येक प्रांत में कैटरबरी की अपनी यात्रा पर ये निकल पड़ते हैं। जेफरी चांसर 1340 से 1400 ईस्वी द कैटरबरी टेल्स, इस काव्यकृति की रचना मूल रूप से मध्यकालीन अंग्रेजी में की गई थी। यहाँ उसका हिंदी रूपांतरण करने का प्रयास किया गया है। तो जो है मूल रूप से ये जो कविता है वो अंग्रेजी में है, और द कैटरबरी टेल्स ये काव्य रचना है। दूर दूर तक विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने वाला भिक्षु। ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा वर्ग। ठीक है। तीसरा वर्ग किसान, स्वतंत्र और बंधक। ठीक है। जब हम लोगों के उस विशाल समूह की चर्चा करेंगे जो पहले 2 वर्गों का भरण पोषण करते थे, हमने 2 वर्ग पढ़े थे, जो अभी एक वर्ग पढ़ा और पिछली वीडियो में एक वर्ग पढ़ा था। काश्तकार 2 तरह के होते थे, स्वतंत्र किसान और सिर्फ उन्हें जिन्हें हिंदी में कृषि दास कहा जाता था। सिर्फ अंग्रेजी की क्रिया टू सर्व से बना है। स्वतंत्र कृषक
अपनी भूमि को लाड़ के काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुष का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था। वर्ष में कम से कम 40 दिन कृषकों के परिवारों को लाड़ की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 दिन या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहते थे, सीधे लाड़ के पास जाता था। ठीक है। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम कार्य जैसे गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना, बाड़ लगा बनाना और सड़कें व इमारतों की मरम्मत करने की भी उम्मीद की जाती थी, और इनके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियां और बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे सूत काटने जैसे काम, कपड़ा बुनने जैसा काम, मोमबत्ती बनाते और लाड़ के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकालकर मदिरा यानी शराब भी तैयार करते थे। इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष कर था, ठीक है, टैली, जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे। ठीक है। पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त होते थे, यानी कृषकों पे तो ये कर लगता था, टैक्स लगता था, लेकिन जो पादरी और अमीर वर्ग, कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग जो होता था, उस पर यह कर नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था। कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वो लाड़ के स्वामित्व में थे, इसीलिए उनकी अधिकतर उपज भी जो होती थी वो लाड़ को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लाड़ के स्वामित्व में थी, इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और वो लाड़ की आज्ञा के बिना जो जागीर होती थी उसे भी छोड़ नहीं सकते थे। लाड़ कई तरह के एकाधिकार का दावा करते थे, हालांकि इससे कृषि दासों को हानि हो सकती थी और सिर्फ केवल अपने लाड़ की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा जो संपीड़क में ही आवासन आसवन मदिरा और बियर भी तैयार कर सकते थे। लाड़ यह तय कर सकता था कि कृषि दास को किसके साथ विवाह करना चाहिए, यानी लाड़ के उसमें था कि वह क्या क्या करवाना चाह रहा है। फिर कृषि दास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, यानी पसंद को आशीर्वाद भी दे सकता, परंतु इसके लिए वह शुल्क भी लेता था। एक अंग्रेज कृषक 16वीं सदी का रेखा चित्र है ये। एक अंग्रेज कृषक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैल है इसके, और हल से, जैसा कि प्राचीन काल में खेतियां होती थी उसी तरीके से खेती कर रहा है। ठीक है। तो 16वीं सदी का ये रेखा चित्र है। इंग्लैंड, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामंतवाद का विकास कब हुआ? 11वीं सदी में हुआ सामंतवाद। ठीक है। सामंतवाद का विकास हुआ 11वीं सदी में। और 6ठी सदी में एंजल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए। एंजल और सैक्सन, ठीक है, एंजल और कौन बस गया? एंजल और सैक्सन बस गए। ठीक है। और ये इंग्लैंड में आकर बस गए और इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड रूपांतरण है। क्या है? एंजिल लैंड रूपांतरण। 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लैंड की वर्तमान रानी विलियम प्रथम की उत्तराधिकारी, ठीक है, विलियम प्रथम की ये उत्तराधिकारी हैं। ठीक है। पार करने वाले, ठीक है, क्या है ये? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। इस समय फ्रांस को इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्रायः युद्ध होते रहते थे। विलियम प्रथम ने भूमि नपवाई, उसके नक्शे बनवाए और उसे अपने साथ 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया। यही लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए थे और जिनसे वह सैन्य सहायता यानी सैनिक सहायता की जो उम्मीद करता था। वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य थे। शीघ्र ही वे नाइटों को कुछ भूमि उपहार देने लगे थे और जिनसे वे उसी प्रकार सेवा की आशा रखते थे और वे राजा की करते थे जैसा कि वो राजा की। वे किंतु वे नाइटों का अपने निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि इस पर इंग्लैंड में प्रतिबंध था। एंग्लो सैक्सन कृषक विभिन्न स्तर के भूस्वामियों के
काश्तकार बन गए थे। 13वीं सदी के इंग्लैंड का हुवेर दुर्ग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये 13वीं सदी का, कितना अच्छा है 13वीं सदी का ये। सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले क्या कारण थे? यद्यपि प्रथम दोनों वर्गों के सदस्यों ने सामाजिक व्यवस्था को फिर से अपरिवर्तनीय पाया, परंतु वहां अनेक प्रतिक्रियाएं जो व्यवस्था को बदल रही थी, इसमें से कुछ जैसे पर्यावरण में परिवर्तन धीरे धीरे लगभग अदृश्य थे। ठीक है। अन्य परिवर्तन जैसे कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव और भूमि का उपयोग अधिक स्पष्ट थे। ठीक है। जैसे पर्यावरण में जो परिवर्तन था वो क्या था, धीरे धीरे मतलब उतना दिखाई नहीं देता था, लेकिन जैसे परिवर्तन कृषि में हुआ, प्रौद्योगिकी में हुआ, ठीक है, इनमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा अस्पष्ट होने लगा। लार्ड और सामंत के सामाजिक और आर्थिक संबंध इन परिवर्तनों से बने थे और इन्हें प्रभावित भी ये कर रहे थे। हम इन प्रक्रियाओं की बारी बारी से क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है। तो चलिए, पहला पॉइंट है पर्यावरण। 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग विस्तृत वनों से घिरा हुआ था। ठीक है। पांचवी से कितनी सदी तक, 10वीं सदी तक। ठीक है। यूरोप का जो अधिकांश हिस्सा था वो बहुत बड़े भाग वनों से वो घिरा हुआ था, जंगलों से घिरा हुआ था। अतः कृषि के लिए उपलब्ध जो भूमि थी वो क्या थी, वो सीमित थी, क्योंकि जंगल अधिक था तो भूमि भी सीमित थी। ठीक है। और इसके साथ ही अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट जो कृषक थे, अत्याचार से बचने के लिए वहां से भागकर वनों में शरण भी ले सकते थे। इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर भी चल रहा था, बहुत ठंडी पड़ती है यूरोप में। इससे सर्दियां प्रचंड और अधिक लंबी अवधि की हो चली थी। फसलों का उपज काल जो है वो छोटा हो चुका था, क्योंकि सर्दियां अधिक होती हैं तो अनाज उत्पादन नहीं हो पाता है। इसके कारण कृषि की पैदावार क्या है, कम हो गई। ठीक है। 11वीं सदी में यूरोप में एक गर्माहट का दौर शुरू हो गया और औसत तापमान जो है वो बढ़ गया, क्योंकि वन कट गए होंगे। जब वन कटेंगे तो थोड़ा सा गर्मी का एहसास होगा, जैसे कि आजकल देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो यह सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, अधिक से अधिक वनों की कटाई का ही कारण है, परिणाम है उसका। तो औसत तापमान बढ़ गया, जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषकों को कृषि के लिए अपनी लंबी जो है अवधि उन्हें मिलने लगी। जो छोटी सीमित अवधि थी उनकी, वो थोड़ा सा लंबी हो गई, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी का गर्म मौसम हुआ तो उससे क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा टाइम मिल गया। मिट्टी पर जो पाला पड़ता था ठंडियों में, पाले का असर कम हुआ, आसानी से खेती भी की जा सकने लगी। पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है कि इससे यूरोप के अनेक भागों के वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई और फलस्वरूप कृषि भूमि का क्या हुआ, विस्तार हुआ। भूमि का उपयोग, नेक्स्ट पॉइंट। प्रारंभ में देखिए कृषि प्रौद्योगिकी बहुत आदिम किस्म की थी शुरुआत में। ठीक है। कृषक को मिलने वाली यांत्रिक मदद केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाला लकड़ी का ही हल था, जैसा कि आजकल ट्रैक्टर से इन सब से जुताई होती है, और प्राचीन काल में बहुत मुश्किल था। यह हल केवल पृथ्वी की सतह से खुरच ही सकता था और यह भूमि की प्राकृतिक जो उत्पादकता है उसको पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता था। ठीक है। क्योंकि वो हल किसका था, हम लोगों के हमने बचपन में देखे हैं कि लोहे के हल होते थे। ठीक है। लोहे के हल हमने देखे हैं बचपन में, जब हम छोटे थे तो खेती होती थी तो लोहे के हल होते थे, उनकी जो फाल बनी होती थी वो लोहे की होती थी, तो नुकीला होता था और खेती अच्छे से वो खुदाई कर लेता। लेकिन इसमें क्या है, बैलों की जोड़ी तो थी, बैलों की जोड़ी से लोहे के हल भी चलते थे, लेकिन ये क्या होता था, लकड़ी का हल होता था। आप समझ सकते हैं लकड़ी का जो हल होगा वो कितनी खुदाई कर सकेगा। तो ये लकड़ी का हल था और सतह को ही, थोड़ी ऊपरी सतह जो उसी को खुरच सकता था, और इससे दिक्कत आती थी। इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था, अधिक मेहनत करना पड़ता था। भूमि को प्राय 4 वर्ष में एक बार हाथ से खोदा जाता था और उसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी, क्योंकि जब लकड़ी से खोदा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितनी अधिक मेहनत की जरूरत पड़ेगी। साथ ही फसल चक्र के एक प्रभावहीन तरीकों का उपयोग हो रहा था। भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग शरद ऋतु में सर्दी का गेहूं बोया जाता था, जबकि दूसरी जो भूमि होती थी
उसको परती या खाली रखा जाता था, यानी कुछ भूमि को खाली रखा जाता था, कुछ भूमि में खेती की जाती थी। अगले वर्ष परती जो भूमि थी वो बोई जाती थी, जबकि दूसरा जो भाग होता था वो आधा भाग खाली रखा जाता था। इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की जो उर्वरता है उसका धीरे धीरे क्या हुआ, ह्रास होने लगा, यानी उसका गिरने लगा। जो उर्वरता था वो उसका धीरे धीरे निम्न हो गया। प्राय अकाल भी पड़ने लगे। दीर्घकालिक कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी बारी से पड़ने लगे, जिसमें गरीबों के लिए जीवन अत्यंत दुष्कर हो गया, क्योंकि कोई भी आपदा आती है तो सबसे जो मुश्किल जीवन होता है वो गरीबों के लिए हो जाता है। अमीर आदमी तो अपना किसी भी तरीके से संसाधन जुटा लेता है और वो उस संसाधनों का उपयोग करता है, और वो मतलब कृत्रिम संसाधनों के द्वारा भी अपना कार्य चला लेता है। जैसे गर्मी है तो गरीबों के लिए बहुत गर्मी है, लेकिन अमीरों के लिए क्या है, जो अमीर वर्ग है वो क्या करेगा, घर में एसी लगवा लेगा, बस उसकी गर्मी कट जाएगी, उसके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। गरीब वर्ग ही अधिक मारा जाता है। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि गरीबों का जीवन जो है अत्यंत दुष्कर हो गया। इन कठिनाइयों के बावजूद लॉर्ड अपनी आय को अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे। हालांकि भूमि का जो उत्पादन था उसको बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए कृषकों को मेनरों की जागीर की समस्त भूमि को कृषिगत बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था, और इस कार्य को करने के लिए वो नियमानुसार निर्धारित समय से अधिक समय भी देना पड़ता था, यानी जो निर्धारित एक समय होता था उससे अधिक उनको समय देना पड़ता था। कृषक इस अत्याचार को चुपचाप नहीं सहते थे, ठीक है, क्योंकि वे खुलकर विरोध भी नहीं कर सकते, चुपचाप भी नहीं सह पाते थे, लेकिन वो खुलकर उसका विरोध भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन पर बहुत अधिक दबाव होता था। इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। वे अपने खेतों पर कृषि करने में अधिक समय लगाने लगे, ठीक है, जो एक सीमित समय था उसको क्या किया उन्होंने, बढ़ाया, ठीक है, वो अधिक समय लगाने लगे, उस मेहनत का अधिकतर उत्पाद अपने लिए भी रखने लगे वो, और वे बेकार करने से बचने लगे। बेकार मतलब वृष्टि बेकार, जो काम तो कराया जाता था उनसे, लेकिन उसकी उन्हें जो उनका गुजारा जो भत्ता होता था, उसका मेहनताना होता था, वो नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ये एक तरीके से बेगार करवाना, मतलब काम तो करते थे लेकिन उसका उसको मूल्य नहीं देते थे, मेहनताना नहीं देते थे, तो इसे बेगार या वृष्टि कहा जाता है। तो बेगार करने से वो बचने लगे, यानी किसी की बेगारी करने से वो बचने लगे। और चारागाहों व वन भूमि के कारण उनका लार्डों के साथ विवाद होने लगा, और लार्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे। जो भूमि होती थी उसको लार्ड क्या समझते थे, उस भूमि को व्यक्तिगत अपनी संपत्ति समझते थे, जबकि कृषक इसको संपूर्ण समुदाय का के द्वारा उपयोग की जाने वाली साझा संपदा मानते थे। देखिए जो जमीन होती थी तो अमीर वर्ग उसे हथिया लेता था, उस पर कब्जा कर लेता था, और जो गरीब होता था बेचारा, वो उसके पास ताकत नहीं होती थी, उसके पास संपदा नहीं होती, तो वो इनकी मजदूरी करता था। और ये क्या करते थे, मनमाना काम करवाते थे, मनमाना उसको पैसा देते थे, और काम भर का मतलब काम अधिक करवाते थे लेकिन पैसा नहीं देते थे, एक तरीके से बेगारी करवाते थे। तो जो वो थे उस पर अपना कब्जा समझते थे, लेकिन जो गरीब वर्ग था, कृषक वर्ग था, वो उसकी सबको वो साझा संपत्ति मानता था। तो इसी तरीके से इनका जीवन यापन चल रहा था। और आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। और नई कृषि प्रौद्योगिकी, ठीक है, अभी हमने जो पुरानी तरीके थे कृषि के वो हमने पढ़ा। यहाँ पे हम देखेंगे कि लोहे के हल आ चुके थे, अब नई कृषि प्रौद्योगिकी में, जिससे काफी जीवन आसान हो गया था कृषकों का। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में से पढ़ेंगे नई कृषि प्रौद्योगिकी। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी, अच्छी लगी होगी, तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।